हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं फिजिक्स के क्षेत्र में आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर के आऊँगा। और ये जो टॉपिक हैं, न केवल फिजिक्स बल्कि 9th क्लास से बच्चा जब विज्ञान के क्षेत्र में अभिरुचि उत्पन्न करने लगता है तो उसे वहीं से ये विज्ञान समझने में कारगर होने वाली हैं। अभी हम बेसिक जो इलेक्ट्रिक्स है उस पर आज चर्चा करने वाले हैं, अर्थात 12th का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत को हम शुरुआती इतिहास के रूप में आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थिर विद्युत या विद्युत है क्या। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, मतलब मनुष्य हमेशा कोई भी घटना होती है तो उसके बारे में चिंतन करता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हम जा रहे हैं पैदल और यदि हमारा पैर किसी पत्थर से टकरा गया और हम गिर गए तो हम अवश्य उठने के बाद में सोचेंगे हम क्यों गिर गए हैं। यदि हम हथेली को आपस में रगड़ेंगे और यदि वो गर्म हो रही हैं तब भी हमारा चिंतन जाएगा कि यदि हम हथेलियों को रगड़ रहे हैं तो गर्म क्यों रही है। जब हम पत्थरों को आपस में टकराते हैं तो उनमें एक चिंगारी उत्पन्न होती है। सर्दियों में आपने एक अनुभव किया होगा कि जब स्वेटर आदि ऊनी कपड़े को हम यदि पटकारते हैं तो उनमें एक चिटपिट की आवाज़ के साथ में तेज चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही हम देखते हैं बरसात के समय में जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने पर भी एक विशेष प्रकार की चिंगारी उत्पन्न होती है, जिसे हम आकाशीय बिजली बोलते हैं। तो ऐसी कई घटना हैं जिनसे मनुष्य परिचित है और इन घटनाओं के बारे में समझने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो आज हम इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर के स्थिर विद्युत को समझने वाले हैं। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में एक यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स, और थेल्स वैज्ञानिक ने इन घटनाओं का अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर उन्होंने एक प्रयोग किया था कि उन्होंने एक कहरवा नामक इलेक्ट्रोड की छड़ ली और उस छड़ को इन्होंने बिल्ली की खाल पर रगड़ा। मतलब उन्होंने क्या किया था, एक छड़ ली और उस छड़ को हम कहते हैं कहरवा, जिसको कहरवा वहाँ पर बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोड के कारण बना था इलेक्ट्रॉन। कहरवा जो है वो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना है और जो इलेक्ट्रोड शब्द है इसी से हमारे पास आया है इलेक्ट्रॉन। तो कहरवा नामक इलेक्ट्रोड की छड़ ली और उसको इन्होंने बिल्ली की खाल पर रगड़ा और रगड़ने के बाद में उन्होंने देखा कि उस क्षण में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया था। इस गुण को इन्होंने आवेश नाम दिया। तो हमारे पास बच्चों एक परिभाषा आई है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? तो थेल्स के अनुसार हम जानते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ें और रगड़ने के बाद में यदि किसी पदार्थ में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को हम आवेश कहते हैं। आपने भी मेरे प्यारे बच्चों दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल किया होगा। जैसे हम बालों पर कंघी करें, सूखे बालों पर, और कंघी को बार बार चलाने के बाद में यदि उसे धूल के छोटे छोटे कणों के पास ले जाएंगे तब हम पाएंगे कि धूल के छोटे छोटे कण उस कंघी से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे हम अपनी जो पेन है उसको भी लगातार बालों पर चलाएं और चलाने के बाद में यदि हम उसे धूल के कणों के पास ले जाएंगे तो धूल के छोटे छोटे कण पेन की ओर आकर्षित हो जाएंगे। हम और भी देखते हैं कि यदि गुब्बारे को लगातार हम स्वेटर पर चलाएं और चलाने के बाद में यदि उसे दीवार पर चिपकाते हैं तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है तो वो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और आवेश के कारण ही वे छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो आप भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और अब हम समझते हैं, आवेश की परिभाषा समझ गए कि आवेश है क्या, तो हम जानते हैं। एक बार और सुना देता हूं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस गुण को हम कहते हैं आवेश। अब ये जो आवेश उत्पन्न किया है ये रगड़ने की क्रिया के द्वारा थेल्स ने उत्पन्न किया है, इसलिए इस आवेश को या इस प्रकार की विद्युत को इन्होंने स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत नाम दिया था। घर्षण विद्युत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रगड़ने की क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ है। स्थिर विद्युत नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार जो उत्पन्न आवेश है उस आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे स्थिर विद्युत नाम दिया। आप दैनिक जीवन में सोचें
जैसे उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति से बोले कि हम दो पत्थरों को टकराने के बाद में आवेशित कर रहे हैं, चिंगारी उत्पन्न कर रहे हैं, और वो जो चिंगारी है वो क्षण भर के लिए उत्पन्न होगी। उस चिंगारी को हम तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, और यदि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्थिर विद्युत नाम देंगे। इसके विपरीत हम समझ गए स्थिर विद्युत जो हमारे चैप्टर का नाम है उसकी परिभाषा पूछे, हम जानते हैं स्थिर विद्युत क्या है कि ऐसी विद्युत जिसे हम तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं कर सकते हैं उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत की खोज किसने की? तो आप बताएंगे कि स्थिर विद्युत की जो खोज की थी वो थेल्स वैज्ञानिक ने की थी। अब थेल्स वैज्ञानिक ने आवेश की परिभाषा दी, तो थेल्स के अनुसार जो आवेश के प्रकार हैं, उन्होंने आवेश के प्रकार भी बताए थे कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हम कहते हैं कांचाव आवेश, तो दूसरा जो होता है वो रेजिन आवेश होता है। थेल्स के अनुसार ये बिल्कुल ध्यान रखें, कई बार जब आवेशों के प्रकार की बात आएगी तुम्हारा दिमाग सीधा जाएगा सर आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन रुको, हम थोड़ा सा गहराई से आज इनके इतिहास में समझने वाले हैं कि आवेश जो होते हैं थेल्स के अनुसार सिर्फ दो प्रकार के थे, कांचाव आवेश और रेजिन आवेश। कांचाव आवेश क्या था? यदि हम रेशम की एक छड़ लें और या रेशम का कपड़ा लें और उस पर कांच की छड़ को रगड़ें, तो कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसे कहेंगे कांचाव आवेश। और इसके विपरीत जब रेशम की छड़ में या रेशम के कपड़े पर जो आवेश है उसे कहेंगे रेजिन आवेश। तो इस प्रकार हम समझ गए कांचाव आवेश और रेजिन आवेश क्या था कि हमने क्या किया, एक कांच की छड़ ली और उस कांच की छड़ को हमने रेशम या रेजिन के कपड़े पर रगड़ा, और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर जो कांच की छड़ है उसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसे हम बोलेंगे कांचाव आवेश। इसके विपरीत जो रेशम की छड़ है उसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसे हम बोलेंगे रेजिन आवेश। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवेशों का नामकरण किया। तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। यदि बोला जाए आवेश की खोज किसने की तो थेल्स वैज्ञानिक ने की। यदि पूछा जाए आवेशों का नामकरण किसने किया तो आवेशों का नामकरण मेरे बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस प्रकार किया कि उन्होंने जो कांचाव आवेश है उसे उन्होंने धनावेश नाम दिया, तथा जो रेजिन आवेश है उसको उन्होंने ऋणावेश नाम दिया। कहने का तात्पर्य है कि आवेश पहले थे, लेकिन पहले जो आवेश थे वो थेल्स के अनुसार कांचाव और रेजिन आवेशों के नाम से जाने जाते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो कांचाव आवेश है उसे धनावेश बोलेंगे, तथा जो रेजिन आवेश है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आवेशों के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि आवेश के मुख्य गुण। पहला हम जानते हैं कि आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होता है तो हम समझ गए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास होता है धनावेश तो दूसरा हमारे पास होता है ऋणावेश। यदि दो समान आवेश हैं, समान का मतलब है कि यदि एक हमारे पास धन है तथा दूसरा भी हमारे पास धन है तो ये दोनों जो धन धन आवेश हैं एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे, अर्थात इनके बीच में जो बल लगेगा उसे हम बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। इसके विपरीत यदि मान के चलो, जरूरी नहीं है धन है, यदि दो ऋण ऋण आवेश हैं तो उनके भी बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब दो समान आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके विपरीत जब दो विपरीत आवेश होते हैं, जैसा कि एक हमारे पास धन है और दूसरा हमारे पास ऋण है, या एक ऋण है और दूसरा हमारे पास धन, तो एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार हम समझ गए आवेशों के बीच में पहला गुण है आवेशों का आकर्षण और तो आवेशों के बीच में पहला गुण हमने समझा आकर्षण प्रतिकर्षण। इसके विपरीत आवेशों के बीच में दूसरा जो गुण पाया जाता है वह आवेश का क्वांटमीकरण।
आवेश का क्वांटमीकरण। अच्छा, क्वांटमीकरण क्या है, इसको थोड़ा सा और अधिक समझते हैं डिटेल में। क्वांटमीकरण क्या है, तो हम जानते हैं कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है, जैसे हम देखेंगे थेल्स के अनुसार, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ा जाएगा तो रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होंगे। तो जो स्थानांतरण के संबंध में आवेश का जो थ्योरी है वह बताता है क्वांटमीकरण। जैसे हमने कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित होंगे, और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार जाएगी। तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो आवेश की मूल इकाई के हमेशा पूर्ण गुणज होता है। मतलब यदि आवेश हमारे पास E होगा तो उसका हमेशा होगा पूर्ण गुणज, अर्थात हम बोलें तो Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस NE, जहाँ पर N जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होगी और लगातार चलती रहेगी, जैसे 1 2 3 ऐसे पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होंगे। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। ये आवेश है। अगला हम जानते हैं कि आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा जो गुण है आवेशों का वह होता है योज्यता। योज्यता का गुण क्या होता है कि किसी पदार्थ पर यदि विभिन्न आवेश हैं और उनका यदि हमें परिणामी आवेश निकालना है तो परिणामी आवेश का जो मान है वह सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है। जैसे हम मान के चलें कि यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ पर जैसे Q1 Q2 Q3 ऐसे अनेक आवेश हैं और इनका यदि हमें परिणामी आवेश निकालना है तो परिणामी आवेश Q का जो मान होगा वो सभी आवेशों के योगफल के बराबर हो जाएगा, अर्थात Q बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। तो ये थे मेरे बच्चों आवेशों के मुख्य गुण। अब हम जानते हैं कि आवेशों में एक और गुण है। जैसे हम जानते हैं आवेशों के हमें कम से कम 4 महत्वपूर्ण गुण समझने हैं। एक होता है आवेश में संरक्षण का गुण। एक बार मैं सभी को एक बार समझा देता हूँ। संरक्षण क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम बताता है कि किसी पृथकृत निकाय में कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, अर्थात इसको हम समझें तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम समझें कि हमने यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा है तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुए, या बोले कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न नहीं हुआ और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या है कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा है तो कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर पहुंच गए। और हम जानते हैं कि यदि कोई पदार्थ या वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है तो वह धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित हो जाती है। तो स्थानांतरण की क्रिया में यदि आवेश है, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है, इन्हें आपस में रगड़ रहे हैं। पहले कांच की छड़ पर आवेश मान के चलते हैं 5 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पर थे, और जो रेशम है उस पर पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे। हुआ क्या है कि जब इन्हों को हमने आपस में रगड़ा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेशम से कांच की छड़ पर आ गए हैं, और जैसे उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच गए हैं, तो जो कांच की छड़ है उस पर 3 यदि प्लस हो जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे, और यहाँ से 3 जाने के बाद में यहाँ पर 4 बचेंगे। तो हमने देखा कि जैसे कि ऊपर हमने कांच की छड़ ली है और इधर हमने रेशम का कपड़ा जब लिया है तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन आ गए, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वह ऋणावेशित हो जाएगा, तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे वह धनावेशित हो जाएगा। ये हमें थोड़ा सा सिंपल लॉजिक समझना है कि जब हम दो पदार्थों को रगड़ें और रगड़ने के बाद में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण की क्रिया में यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है।
जैसे कि पुनः आपको उदाहरण दूं, यदि हम एक पेन है और इसको कागज पर रगड़ रहे हैं, तो पेन यदि इलेक्ट्रॉन कागज के ऊपर त्याग दे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण पेन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात पेन धनावेशित हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण कागज पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, अर्थात कागज इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाएगा। तो यदि इनके आवेशों को जोड़ा जाए तो इनका कुल आवेश जो है वो हमेशा नियत रहेगा। जितना आवेश इनको रगड़ने से पहले था उतना ही कुल आवेश बाद में भी रहेगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर भी हम जोड़े तो पहले कांच की छड़ और रेशम के कपड़े दोनों को मिला के 7 और 5 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। बाद में भी जब जोड़ा जाएगा तो 8 और 4 12, मतलब कुल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा नियत रहते हैं। ये था आवेश का संरक्षण। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि आवेशों के 4 गुण होते हैं। नंबर 1 है आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। नंबर 2 आवेशों में क्वांटमीकरण का गुण पाया जाता है। नंबर 3 आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। नंबर 4 आवेशों में संरक्षण का गुण पाया जाता है। अब हम समझते हैं आवेश उत्पन्न करने की विधि। क्या थेल्स ने बता दिया कि 2 पदार्थों को हम रगड़ेंगे और रगड़ने पर उनमें आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या आवेश को उत्पन्न करने की एक ही विधि है कि आपस में पदार्थ को रगड़ें? तो नहीं। यदि हम स्थिर विद्युत में ही अध्ययन करें तो आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधि हैं। पहली विधि हमारे पास होती है घर्षण विधि, और दूसरी जो विधि है हमारे पास वह होती है चालन विधि, और तीसरी जो विधि है वह हमारे पास होती है प्रेरण विधि। अब हम इन तीनों विधियों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आवेश उत्पन्न करने की विधि पूछा जाएगा तो हम समझेंगे कि आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। एक होती है घर्षण विधि, और दूसरी होती है चालन विधि, तथा तीसरी होती है प्रेरण विधि। घर्षण विधि क्या है? तो थेल्स के द्वारा जो परिभाषित की गई विधि है वह घर्षण विधि है। जैसे कि हम जानते हैं जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। होती क्यों है? तो ये हमने और अधिक अध्ययन कर लिया है। क्या होता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो ये जो विधि है उस विधि को हम बोल रहे हैं घर्षण विधि। चालन विधि क्या होती है कि यदि हम एक आवेशित छड़ लें और इस आवेशित छड़ के पास में मान के चलते हैं ये छड़ है जिस पर कोई आवेश है, और इस आवेशित छड़ के पास में यदि कोई मिलाकर के दूसरी अनावेशित छड़ रख दे तो आवेशित छड़ का कुछ आवेश इस अनावेशित छड़ में चला जाएगा, और इस प्रकार आवेश जो स्थानांतरण के कारण दूसरी छड़ पर भी कुछ आवेश पहुंच गया। तो ये जो विधि है इस विधि को हम बोल रहे हैं चालन विधि। चालन विधि में इलेक्ट्रॉन जो है वो चल करके आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में पहुंचते हैं। अगली हमारे पास है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या होता है कि एक क्षण को हम स्थिर रखेंगे और दूसरी क्षण को बारी बारी से इसके पास में लाएंगे। जैसे मान के चलें एक हमारे पास क्षण यहाँ पर स्थिर रखी हुई है और दूसरी क्षण को हम इसके पास ला रहे हैं, फिर दूर ले जा रहे हैं पास। तो इस प्रकार हम बार बार जब ये क्रिया करेंगे तो प्रेरण के कारण जो पास रखी क्षण है उसके पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर वाले सिरे पर समान आवेश जब प्रेरित हो जाएगा तो इस प्रेरित होने के कारण इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण विधि। जैसे उदाहरण के लिए यदि इसका धन सिरा है और इधर इसका ऋण सिरा है तो इस क्षण को हम यदि पास में ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो विपरीत आवेश है मतलब इसके पास में हो जाएगा ऋण आवेश और दूर हो जाएगा धनावेश। तो इस प्रकार दूसरी क्षण जो आवेशित हुई है इस विधि को हम बोल रहे हैं प्रेरण विधि। तो इस प्रकार हम समझ गए बच्चों कि आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा पहले हमने पढ़ाया कि आवेश का एक गुण होता है कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। अब आकर्षण प्रतिकर्षण जैसे 2 आवेश हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में ये निश्चित है कि यदि वे समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगाएंगे।
लेकिन ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा कितना। तो इस बल का मान ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, कूलाम वैज्ञानिक, इन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। कूलाम का जो नियम है वह सिर्फ ये बताता है कि यदि दो बिंदु आवेश हैं और दो बिंदु आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर जब स्थित हैं तो उन आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। सबसे पहले हम समझते हैं बिंदु आवेश किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि दो आवेश इस प्रकार स्थित हों कि उनका जो आकार है उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों के, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बिंदु हैं और उनका जो आकार है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, मतलब नगण्य है। तो ये जो है ये हमारे पास बिंदु आवेश हो जाएंगे। हम एक चित्र पर देखें कि ए और बी दो बिंदु आवेश हैं। अब ये जो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इनकी प्रकृति के बारे में हम बताएं कि यदि इन पर दोनों बिंदुओं आवेशों पर समान आवेश होगा, अर्थात दोनों पर धनावेश हो या दोनों पर ऋणावेश हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन इसके विपरीत दोनों पर यदि विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा कितना, तो हम ये मान के चलते हैं कि बिंदु ए पर हमारे पास Q1 आवेश है और दूसरे पर Q2 है। तो इस लगने वाले बल को बताया था कूलाम ने, और कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात जो बल है वह समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी r है तो r के वर्ग के हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। पर इतना सा नियम है। एक बार और सुने क्या है कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम चित्र का वर्णन भी कर सकते हैं। माना कि ए और बी दो बिंदु आवेश हैं जो Q1 और Q2 आवेश से मिलकर बने हैं, अर्थात इनके आवेशों का जो परिमाण है वह Q1 और Q2 है, वह इनके बीच की दूरी r है। तब कूलाम के नियम के अनुसार हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 F समानुपाती 1/r²। हम सभी को मिलाकर लिखेंगे। जब इन सभी को मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक लेते हैं। यहाँ पर हमने k नियतांक ले लिया और हम नीचे यहाँ पर बोलेंगे जो k है वह नियतांक है। इसका जो मान है वो मापन की पद्धति पर और माध्यम पर निर्भर करता है। जहाँ k एक नियतांक है, इसका मान मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। ये जो दो कारक हैं इनको हम फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो हम इनको डिटेल में भी समझ सकते हैं। जैसे हम समझेंगे k का जो मान है वो दो कारक हैं उन पर निर्भर करेगा। एक तो मापन की पद्धति पर निर्भर कर रहा है और दूसरा निर्भर कर रहा है माध्यम पर। अब किस प्रकार निर्भर करेगा तो इसको हम थोड़ा सा विभिन्न स्थितियां करके डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यदि k का जो मान है, मापन की पद्धतियों की बात करें तो हम जानते हैं कि मापन की 4 पद्धतियां हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा CGS, FPS, MKS और SI पद्धति। इनमें सबसे छोटी जो पद्धति है वो CGS पद्धति है और सबसे बड़ी पद्धति है SI पद्धति। हालांकि SI जो पद्धति है वह MKS पद्धति का एक परिवर्तित रूप है। तो इसलिए हम यहाँ पर मापन की 2 पद्धतियाँ लेकर के चलते हैं। एक तो सबसे छोटी पद्धति CGS पद्धति तथा दूसरी सबसे बड़ी पद्धति SI पद्धति। उसी प्रकार माध्यम यदि बात करें तो हम जानते हैं कोई भी जो भौतिक कारक जो इस
आवेशों के बीच में विद्यमान रहेंगे उन सबको माध्यम बोलेंगे। जैसे वायु है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वायु मान के चलेंगे। इसके बाद में कांच है, अब्रक है, मोम है, प्लास्टिक है, पानी है, धातु है, तो ये सभी माध्यम होते हैं। हम जानते हैं कि वायु या निर्वात में माध्यम का जो मान होता है उसे 1 लेके चलते हैं, तथा अन्य जितने भी माध्यम है उन सबका एक निश्चित मान होता है। इसलिए हम 2 स्थितियां लेके चलेंगे, एक हमारे पास वायु या निर्वात तथा दूसरी अन्य स्थिति। अन्य स्थिति में जिस माध्यम का जिक्र होगा उसका हम मान रखते चलेंगे। जैसे बाप पूछा जाएगा पानी का बताओ तो हम बताएंगे 80 से 81 है। पूछा जाएगा धातु का बताओ तो हम बताएंगे धातु का अनंत होता है। कांच है 5 होता है, अब्रक है 6 होता है। तो ऐसे हम हमको आगे एक सारणी बनाएंगे, उसमें समझते जाएंगे। अभी यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में। तो जो सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में के का मान होता है वह 1 होता है। और समीकरण 1 में यदि हम के स्थान पर मान रखें तो हम समझ गए, समीकरण 1 में के स्थान पर 1 रखेंगे, अर्थात हमारे पास हो जाएगा F बराबर Q1 Q2 बटे R²। इसको समीकरण 2 दें। और हम जानते हैं सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डायन। उसी प्रकार हम यहाँ पर लेके चलेंगे सीजीएस पद्धति में अन्य माध्यम में। तो सीजीएस पद्धति में अन्य माध्यम में जो k है उसका मान होता है 1/k। तब हम समीकरण 1 में जो k है उसके स्थान पर मान रखेंगे, और जब मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा F बराबर 1/k Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पर भी सीजीएस पद्धति चल रही है, इसलिए हम मात्रक लिखेंगे डायन। अब हम बात करते हैं एसआई पद्धति में। तो जो एसआई पद्धति है, और एसआई पद्धति में भी हम बात करेंगे पहले वायु या निर्वात में। तो एसआई पद्धति में वायु या निर्वात में जो k है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तब हम मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो k है उसके स्थान पे हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। इसको हम समीकरण 4 दें। और एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब हम बात करेंगे एसआई पद्धति में अन्य माध्यम में। तो एसआई पद्धति में अन्य माध्यम में जो k है उस k का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। तब हम पुनः समीकरण 1 से जब इसे सॉल्व करेंगे या समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 बटे R²। समीकरण 5 और मात्रक हम लिख देंगे न्यूटन। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। एक बार हम मोटे तौर पर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम समझ गए कूलाम का नियम जो है वो तो छोटा सा है, लेकिन हमने ये जो कारक है के उसको हमने थोड़ा डिटेल में समझा है। हम जानते हैं कि एक नियतांक है, इसका जो मान है वो मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर कर रहा है। 2 कारक हैं, एक तो मापन की पद्धति है और दूसरा हमारे पास है माध्यम। अब इन्हीं को थोड़ा सा आगे डिटेल में हमने अध्ययन करने की कोशिश की है। जैसे मापन की पद्धति किस प्रकार है, तो हम जानते हैं 2 पद्धति लेंगे, सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति। अब माध्यम भी 2 प्रकार के लेंगे, एक तो वायु या निर्वात लेंगे, दूसरा अन्य माध्यम लेंगे। जैसे सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात में k का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि वायु या निर्वात में k का मान 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 में k का मान 1 रखेंगे, अर्थात k हट जाएगा। दूसरा हम देखेंगे सीजीएस पद्धति में अन्य माध्यम में जो k है उसका मान 1/k होगा, यहाँ पर अपन 1/k लिख देंगे। उसी प्रकार हम समझें एसआई पद्धति में वायु निर्वात में k है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हमने k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दिया, अन्य माध्यम में k जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। आगे की जो क्लास है रहेगी उसमें हम समझेंगे कूलाम का नियम है
उसका भौतिकी में महत्व क्या है, कूलाम के नियम की कमियां क्या हैं, तथा कूलाम के नियम के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अधिक से अधिक बच्चों को भेजें। साथ में हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।